गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैं आपको बता दूं कि ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके अलावा अगर आप फ्यूचर में भी इसे देखते हैं तो भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके वेरियस लेवल्स ऑफ एग्जाम पे ये चैप्टर आता है। फिलहाल मैं आपको इसे 12th स्टैंडर्ड जो सीबीएसई है उसके हिसाब से ही बताऊंगा। देखिए जरा, चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है AS3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये हमारे थर्ड पार्ट में सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से अगर देखा जाए तो एग्जाम में ये 6 मार्क्स का, इसमें एक क्वेश्चन आएगा जी, 100% आएगा। 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और ये भी 100% आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बेटे, याद करो, मैंने जब आपको थर्ड बुक सिर्फ स्टार्ट कराई थी तब मैंने आपको बताया था एक सेक्शन, जिस सेक्शन का नाम था सेक्शन 2 क्लॉज 40। अगर आप सबको याद हो तो सेक्शन 2 क्लॉज 40 के अंदर हमने स्टार्ट किया था ये वाला चैप्टर। और मैंने आपको बताया था कि उस सेक्शन में कि क्या क्या चीजें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती है। एक बार फिर से देख लीजिए। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुल मिला के 5 चीजें आती है। बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नोट्स टू अकाउंट, ये 3 हम कर चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अपने सिलेबस में नहीं है। नाउ वी विल बी कवरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, सेक्शन 2 क्लॉज 40 ने कंपनीज एक्ट 2013 के ये साफ साफ कहा है जी, हर कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है और ये बनानी है जी इन्हें अपने फाइनल अकाउंट में। तो ये ही हमारा चैप्टर है। अब ये एक एक करके बात करेंगे हर एक चीज की, ठीक है जी। सबसे पहली लाइन में मैंने ये डिक्लेयर कर दिया जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट काम ही क्या करता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसे हम प्यार से अपने नोट्स में CFS लिखेंगे बट एग्जाम में नहीं, ये प्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटे, ये क्योंकि एक फाइनल अकाउंट है तो हमें औरों के सामने, बाहर वाले लोगों के सामने इसे प्रेजेंट करना होता है। और उसी प्रेजेंटेशन में ये क्या दिखाता है, ये फ्लो दिखाएगा कैश और कैश इक्विवेलेंट का। अब ये फ्लो क्या होता है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। फ्लो का मतलब, यहां मैंने पॉइंट नंबर 3 में आपको बताया, फ्लो का मतलब है इनफ्लो और आउटफ्लो। देखो, कैश तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि कैश क्या है। उसका इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो का सिंपल सा मतलब है आना और आउटफ्लो का सिंपल सा मतलब है जाना। यानी कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या कर रहे होंगे, कैश और कैश इक्विवेलेंट का आना और जाना, ये 2 चीजें दिखाएंगे। और आप पाएंगे कि हम हर जगह यही यूज कर रहे होंगे। अब बेटे, कैश और कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है। देखिए, कैश और कैश इक्विवेलेंट के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ये हमने पढ़ा था बैलेंस शीट के अंदर, वहां पे भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया था। ये देखिए जरा, ये आपका जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट था शेड्यूल 3 के हिसाब से, ये वाला फॉर्मेट। इसके करंट एसेट्स में मैंने आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है ये लिखवाया था और बताया भी था क्या था। असल में यहाँ पे कैश का मतलब तो कैश ही है और इक्विवेलेंट्स का मतलब था जो आपका पैसा बैंक में होता है वो। लेकिन वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन इस चैप्टर में नहीं चलेगी, क्योंकि यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 अपने हिसाब से ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को डिफाइन करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कहता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 3 चीजें आनी चाहिए। एक कैश आएगी, खुद कैश का बैलेंस, एक बैंक का बैलेंस, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव बैलेंस। पहली एक ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बैंक ओवरड्राफ्ट will not be considered as a bank balance for the purpose of preparing cash flow statement। ये बात मैं नहीं कहता, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इस बात को कहता है। और बेटे,
इसके अलावा एक और चीज आएगी इसमें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, या फिर उसका एक और नाम होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक है जी। तो बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये फ्लो बताएगा, मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो बताएगा तीन चीजों का, कैश का, बैंक का और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का। इन तीनों को ही हम एक साथ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलने वाले हैं। ओके जी, ये तीन पॉइंट आपको अब क्लियर हो जाने चाहिए। अब सवाल ये है, सेक्शन 2 क्लॉज 40 कहता है कि इसे हमें दिखाना चाहिए अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्यों बेटे, क्यों सेक्शन 2 क्लॉज 40 को कहना पड़ा? अब यहां पे कई बच्चे सोचते हैं सर सेक्शन ने कह दिया तो बस बनाना है। अरे सेक्शन ने भी ये बात क्यों कही? हर एक बात के पीछे कोई ना कोई पर्पस होता है बेटे, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई मोटिव होगा। तो ध्यान से सुन लीजिए, दो रीजन है। पहला रीजन है कि हमें कंपनी का कैश प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर को बताना होता है, और दूसरा रीजन है कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश पॉलिसीज ऑफ कंपनीज भी एनालाइज हो जाती है। कंपनी की कैश की क्या व्यवस्था है, कैश मैनेजमेंट, ये एनालाइज हो जाता है। आप जरा देखिए यहां बैकग्राउंड में, देखिए मेरे, लो बेटे मैं हटता हूं। अब देखो, दिखा पीछे क्या लिखा हुआ है, कैश मैनेजमेंट। यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैश मैनेजमेंट होता कैसे है। ठीक है, तो ये दो मकसद है जिसकी वजह से हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। पहला, हमें यह बताना होता है शेयर होल्डर को कि हमारा एक्रूअल प्रॉफिट क्या है, सॉरी कैश प्रॉफिट क्या है। अब बेटे ये कैश प्रॉफिट क्या चीज है, चलिए अब इस पे भी समझते हैं। कैश प्रॉफिट और एक्रूअल प्रॉफिट ये क्या समस्याएं हैं, दोनों चीजों को समझते हैं बेटे। देखिए अब जरा, आपको मेरे बच्चे कुछ भी नहीं लिखना है अभी, ये नोट्स आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आप वहां से लिख लीजिएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सारा ध्यान फोकस समझने पे देना है। कंप्लीट अपने आप को डेडिकेटेड बस यहीं पे कर दीजिए समझने में। कैश प्रॉफिट, मैंने कहा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें बताना है बेटे। एक प्रॉफिट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एसपीएल भी बताएगी, लेकिन जानते हैं वो कौन सा प्रॉफिट बताती है? एक्रूअल प्रॉफिट। अब ये एक्रूअल प्रॉफिट क्या चीज है और कैश प्रॉफिट क्या चीज है बेटे, इसके लिए मैं आपको अपनी जिंदगी का एक दुखड़ा सुनाऊंगा। ठीक है, उससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि ये दोनों चीजें क्या होती है। सुनिए अब मेरी बात ध्यान से। ये देखो बेटे, मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल रेवाड़ी में पढ़ाता हूं। ठीक है, वहां मुझे सैलरी मिलती है। कल से स्कूल खुल रहे हैं, प्रिंसिपल मैम स्कूल खुलते ही मुझे बुला लेते हैं और कहते हैं कि सर हम आपकी सैलरी को बढ़ा रहे हैं। मेरा बेटे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, मैं इधर उधर देखता हूं मुझसे ही कह रहे हैं किसी और से कह रहे हैं। वो कहते हैं कि हम आपकी सैलरी में बेटे इजाफा कर देंगे, सर सॉरी, आपकी सैलरी में हम इजाफा कर देंगे 10,000 रुपए का। है 10,000 रुपए? मैं खुशी से उछल पड़ता हूं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं मैडम को और जाने लगता हूं। मैडम कहती है रुको 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 रुको, इधर आ जाओ, ये इजाफा अभी नहीं होगा, ये आपको आपको ये इजाफा आज से 2 महीने के बाद देखने को मिलेगा। 2 महीने तक इसी सैलरी में पढ़ाई है। मैं तब भी खुश हो जाता हूं, मैं कहता हूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बेटे बस बाहर खुशी से नाचता हुआ आता हूं, सारे बच्चे देख रहे हैं दीपक सर ढिंचिक ढिंचिक करते हुए, नाचते हुए बेटे
पूरे कॉरिडोर से घूमते हुए मैं स्टाफ रूम में चढ़ के चला जाता। सारे टीचर मुझे देख के हैरान हो जाते, ये क्या हुआ, दीपक सर को डांस करने लग गए। बेटे मैं कुर्सियों पे उछलता फिर रहा हूं, ठीक है, आप समझिए, इमेजिन करिए पंखों को बेटे इस तरह से हाथ मारते हुए मैं नीचे जंप कर रहा हूं। नीलिमा मैडम वहां बैठी थी, वो मुझे बुलाती हैं, बावला हो गया है क्या, कैसी हरकतें कर रहा है। मैं कहता हूं मैडम बात ही कुछ ऐसी है, 10,000 रुपए मेरे बढ़ने वाले हैं सैलरी के। नीलिमा मैडम तुरंत मेरी बीवी को फोन मिला के बता देती है कि 10,000 रुपए बढ़ रहे हैं। मैं बेटे शाम को घर आता हूँ, मेरी बीवी कहती है 10,000 रुपए आपके बढ़े, 10,000 रुपए मुझे दे दीजिए। मैं कहता हूँ लोग गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए, अरे 10,000 रुपए बढ़ेंगे, अच्छा अच्छा वो इस बार सैलरी में आ जाएंगे। मैं कहता हूं नहीं इस बार नहीं आएंगे, वो अभी बढ़े नहीं है, फ्यूचर में बढ़ेंगे, उधारी है वो, आई नहीं अभी। मेरी बीवी का ये बात सुनते ही दिमाग खराब हो जाता है। वो कहती है जाओ भाड़ में जाओ, मुझे 10,000 रुपए की न्यूज सुनवा देते हो कि 10,000 रुपए बढ़ गए, स्कूल में तुम डांस करते फिर रहे हो, पागल हो गए हो क्या, अभी बढ़े तो नहीं है। अरे बाबा वो एक्रूअल इनकम है, मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ही बेटे मैं एक्रूअल इनकम का नाम लेता हूं, मेरी बीवी किचन से एक हथियार निकाल के ले आती है जिसे कहा जाता है पेन। क्या कहा, नहीं एक बार फिर से बोलो, कौन सा प्रॉफिट है। मैं कहता हूं श्रीमती जी एक्रूअल प्रॉफिट। बेटे बीवी को समझ नहीं आता, वो गुस्से से मुझे देखती है और बेलन मेरे ऊपर फेंक कर मारती है। मैं बेटे हट जाता हूं तो पीछे दीवार पे जाके लगता है बच जाता हूं। वो कहती है हाथ में पैसा नहीं है, डांस करते फिर रहे हो स्कूल में, पागल हो तुम तो। आपको मेरी बात समझ में आई। मैं जिस व्यक्ति को रिपोर्ट कर रहा था उसने मुझे पागल करार दे दिया, क्यों, क्या बेटे मैं पागल था, नहीं, पागल तो असल में वो था जिसको मैं बता रहा था। वो इस वजह से, वो भी पागल नहीं था, बेचारे को इस बात का ज्ञान नहीं था, हालांकि मेरी बीवी तो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, ठीक है, तो उनको तो इस बात का पता है। लेकिन आप सोचिए अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से ना हो, आप साइंस वाले बच्चों को जाके बोलिए एक्रूअल प्रॉफिट हो गया, ढिंचिक ढिंचिक एक्रूअल प्रॉफिट हो गया, वो कहेंगे पागल हो गया। एक्रूअल प्रॉफिट इसी तरह से किसी भी शेयर होल्डर को समझ नहीं आता है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से होता है। जैसे ही कंपनी बताने लगती है कि एक्रूअल प्रॉफिट हुआ स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से, अब आप जरा देखिएगा सिचुएशन क्या हो जाती है। ये देखो बेटे, कंपनी कहती है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। शेयर होल्डर बेटे डांस करना शुरू कर देता है, मिठाइयां बांट देता है, बच्चे को दे देता है 50-60 हजार रुपए, जाओ तुम गोवा घूम के आओ। बच्चा गोवा घूम के आता है जी कोरोना की छुट्टियों में, सोचिए। अब बेटे जैसे ही एनुअल जनरल मीटिंग आती है, एनुअल जनरल मीटिंग पे शेयर होल्डर कहते हैं लाओ 20 करोड़ रुपए बांट दो। कंपनी कहती है 20 करोड़ रुपए बांटते तो तब जब हो, हमारे पास तो 4 करोड़ रुपए हैं। शेयर होल्डर कहेंगे तो 20 करोड़ का क्या लड्डू दिखा रहे थे हमें, बेवकूफ बना रहे हो, हमें पागल बना रहे हो। कंपनी कहेगी एक्रूअल प्रॉफिट है। एक्रूअल प्रॉफिट का जैसे ही नाम आया तो बताइए अब शेयर होल्डर क्या करेंगे बेटे, वो जो भी देखेंगे उनके हाथ में जूते चप्पल जो भी आएंगे तुरंत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बरसाना शुरू कर देंगे कि हमें तो बेवकूफ बना दिया। एक्रूअल प्रॉफिट समझ में नहीं आया क्योंकि ये कैश प्लस क्रेडिट होता है, ठीक है। शेयर होल्डर कहता है कि भैया हमें तो वो बताओ जो तुम हाथ में पैसा दे सकते हो, उसी को हम कहते हैं कैश प्रॉफिट, और ये हमें बताना पड़ेगा शेयर होल्डर को ताकि झगड़े ना हो। और ये बताने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, CFS, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक तो है ये कारण, दूसरा कारण है कैश की पॉलिसीज। बेटे मैंने आपसे कहा
कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम आना और जाना दिखाएंगे कैश का, बैंक का और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का। अगर 1 मिनट के लिए मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट छिपा दूं, कैश और बैंक आपके सामने रखो, इसका आना जाना तो हम एक जगह और दिखाते हैं, कैश बुक में। तो क्या जरूरत है इसे बनाने की? कैश बुक को ही क्यों नहीं पब्लिश कर देते, उसी से देख लेंगे। कैश बुक से कोई एनालिसिस नहीं हो पाता है। कैश बुक से बेटे आप कभी भी ये नहीं समझ पाओगे कि कंपनी कर क्या रही है और उसका मोटिव क्या है, उसकी पॉलिसीज क्या है। नहीं आई बात समझ में बेटे? नहीं आई तो अब मेरी बात फिर से एक ड्रामेटिक अंदाज में सुनिए। कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपसे अभी ये कहूं, ये बेटे जो आप हस्तरेखाएं देखते हो, मैं इन हस्तरेखाओं को, मस्तक रेखाओं को देखे बिना ही आपका कैरेक्टर बता सकता हूं। मैं आपका चरित्र पूरा बता दूंगा कि आप किस किस्म के बच्चे हो। बस मुझे एक चीज दे दो, और वो क्या है? आप मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने पिछले 1 महीने का ब्यौरा दे दीजिए। आप जानते हैं हमारी सरकार भी कुछ इसी तरह की मंशा रखे हुए है अभी। वो भी आपके कैश का ब्यौरा जानना चाहती है कि कहां पे खर्चा हो रहा है, कहां से इनकम आ रही है। बेटे मैं भी, अगर आप मुझे अपने 1 महीने का पूरा बता देना, आपके पास कैश कहां से आया और आपने कैश कहां पे लगाया, मैं आपको बता दूंगा कि आप क्या है, आपका भविष्य क्या है और क्या आप सोचते हैं कि आप करने वाले हैं। सारी तमाम चीजें छोड़ो, आपको कैरियर कुरियर छोड़ो, हटाओ। मैं बता दूंगा आपका कैरियर क्या है, लेकिन सच्चाई से बता दो आपने क्या क्या, कहां से पैसा लिया और कहां से आपने खर्चा किया। आप सोच रहे होंगे कि सर तो बड़ी बड़ी फेंकने लग गए, हमें बेवकूफ समझ रहे हैं सर। ऐसा भी कभी होता है? कोई ये बता सकता है कैश देख के ही कि वो किस किस्म का बच्चा है? लो बेटे, मैं क्या, आप भी बता दोगे। मैं आपके सामने ये दो बच्चों को रखता हूं जी, एक का नाम है एक्स और एक का नाम है वाई। एक्स को बेटे अपने पिताजी से पॉकेट मनी मिलती है 1,000 रुपए, 1,000 रुपए। एक्स क्या करता है, उसमें से 800 रुपए की बुक्स खरीद लेता है। लो मैं 1 महीने का ही ब्यौरा बता रहा हूं। 800 रुपए की बुक खरीद लेता है, 100 रुपीज की स्टेशनरी खरीद लेता है। 50 रुपए उसका जो दोस्त था उसे जरूरत थी तो अपने फ्रेंड को ये उधार दे देता है, और 50 रुपए जो इसके पास बच जाते हैं वो उठा के इसे अपनी गुल्लक में डाल देता है, सेव कर लेता है कि चलो फ्यूचर में काम आएंगे, सेविंग कर ली। अब वाई है, वाई को पॉकेट मनी इसके पिताजी से 1,000 रुपए मिलती है, लेकिन वाई अपने पिताजी के पॉकेट से मनी भी निकाल लेता है बिना बताए, 10,000 रुपए। बेटे वाई ने 10,000 रुपए अपने पिताजी की पॉकेट से निकाल लिए। वाई क्या करता है, अपने दोस्तों को बीएमजी मॉल में बुलाता है और सबसे कहता है आज पिक्चर मेरी तरफ से, डोसा मेरी तरफ से, चाउमीन मेरी तरफ से, और बताओ क्या चाहिए तुम्हें, जाओ ऐश करो, आज की जिंदगी मेरी तरफ से जियो। बीएमजी मॉल में वो 6,000 रुपए का खर्चा करके आ जाता है। शाम होती है, इसके दोस्त कहते हैं कि चलो एक रंगीन पानी आता है, उसमें आइस डाल के क्यों ना आज शाम उस रंगीन पानी का भी आनंद लिया जाए। वो कहता कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्तों, आपको मैं वो रंगीन पानी जिसे लिक्कर कहा जाता है वो भी पिलाता हूं। 2,000 रुपए बेटे उसमें खर्च कर देता है। इसके बाद इसके पास बच जाते हैं 1,000 रुपए, 2,000 रुपए। उसके बाद बेटे ये 2,000 रुपए का आगे भी कुछ ऐसा ही इस्तेमाल करने की सोचता है और इन्हें बचा के रखता है। बेटे मैंने सिर्फ आपके सामने दो बच्चों के पैसे आने और जाने का ब्यौरा रखा है और कुछ नहीं। हाँ बच्चा कह रहे सर 3,000 बचे, हाँ ठीक है 3,000 बच गए। मुझे बताओ जल्दी से बेटे जी, जल्दी से जवाब दो, एक्स और वाई ये दो बच्चे हैं,
आप इनमें से कौन सा बच्चा है, आप मुझे बता दीजिए। आपको मैं एक्स की जगह रखूं या आपको मैं वाई की जगह रखूं? आप मुझे जवाब दीजिए, किसकी जगह पे आप आना चाहेंगे? एक्स की जगह पे या वाई की जगह? कहां आना चाहते हो? बच्चा कह रहा है कि सर हम कहीं नहीं आना चाहते। अरे नलायक को एक जगह तो आना ही पड़ेगा ना। ये मान लो एक जगह तो आपको रहना ही पड़ेगा। Of course, you would like to step in the shoes of X. जी, क्या बेटे आपको ये पता चल गया वाई किस किस्म का बच्चा है? बताना जरा। मैं आपसे अगर ये पूछूं, भविष्यवाणी करवाऊं अब आपसे, आपको भी एस्ट्रोलॉजर बना दूं? ये बता दो बेटे, बेटे 12th क्लास में 80% अबव, इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन सा बच्चा लेकर आ पाएगा? आप ही बता दो, आप ही कर दो, आज आप ही बेटे भविष्य वक्ता हो। बोलो 80% अबव। एक ही बच्चा लेके आ सकता है एक्स, आपने भी बता दिया। तो अब एक बात बताइए, मैं आपको बोल रहा था कि हम फ्यूचर को एनालाइज कर लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से, तो क्या मैं गलत बोल रहा था? बेटे कैश पॉलिसीज जानने के लिए आपकी सरकार तड़प रही है, आप जानते नहीं हो। नहीं आ रहा भरोसा तो लो, एक चीज देखो, मैं आपको दिखाता हूं जी। ये लो बेटे, ये देखो, ये खबर देखो। आज आपको पूरा प्रैक्टिकली पढ़ा डालेंगे। ये देखो बेटे, डेट देखना जरा, इस पे डेट देखना जरा, 2020 की डेट है। मोदी जी खड़े होके 15 अगस्त को क्या कहते हैं कि मैं सभी विलेजेस को अगले 1000 दिनों में ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करवा दूंगा। ऑप्टिकल फाइबर से बेटे, आप बात समझने की कोशिश करो। ऑप्टिकल फाइबर जानते हो क्या है? जिसमें इंटरनेट की स्पीड 5G स्पीड पे आती है। और कुछ दिनों पहले एक और न्यूज आई, कुछ दिनों पहले की क्या बात है, ये तो बहुत लेटेस्ट न्यूज है, 13 दिसंबर की एक न्यूज है, वो भी मैं आपको दिखा दूं। आप जान जाओगे कि जो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बता रहा हूं उसमें क्या है, क्यों मोदी जी कह रहे हैं। 15 अगस्त को मोदी जी कहते हैं कि मैं 1000 दिनों में क्या कर दूंगा, 5G स्पीड दिलवा दूंगा। और फिर लो, रिलायंस जियो 5G, मुकेश अंबानी जी 13 दिसंबर को ये ऐलान कर देते हैं कि हर विलेज में 5G सर्विसेज होगी। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक रीजन बिहाइंड दिस? रीजन इज डेवलपमेंट। It is a sort of development, but it is a sort of digital imprisonment. आपको एक डिजिटल जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे बच्चे आप सोचो, आपके अगर इन खर्चों का और इनकम का ब्यौरा आप स्कूल में आओ और आपके स्कूल बोर्ड पे डेली डिस्प्ले हो जाए, क्या टीचर को आपका कैरेक्टर एसिसिनेट करने की जरूरत पड़ेगी? आप ही बता दीजिए, क्या टीचर को कुछ बोलना पड़ेगा आपके बारे में, या सारी चीजें अपने आप ही खुल के सामने आ जाएंगी? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यही करता है, और इसी कैश फ्लो स्टेटमेंट से प्रेरित होके अब डिजिटल पेमेंट्स की तरफ जा रही है गवर्नमेंट, कि हमें सारी चीजों का ब्यौरा पता चलता है। उम्मीद करता हूं कि अब ये समझ में आ गया होगा कि क्यों कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। ये सारी बातें पहली 3 चीजें समझाने के लिए और आपका इंटरेस्ट इस चैप्टर में खींचने के लिए, कि आप समझ जाएं कि वाकई में कुछ इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। अब इसके बाद देखिए जरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये क्या है?
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बेटे कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक स्टैंडर्ड है जो आईसीआई ने इशू किया था 2000 के अंदर। साल था 2000 और उसके बाद से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है जी, 2000 के बाद से ही कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा एग्जिस्टेंस में आया था। 2005 में 2006 में मैंने 12th की, तो उस वक्त पे मैंने भी ये तैयार किया था, तो अब आप भी तैयार कर रहे हैं। तब से ये ऐसे ही चलता आ रहा है, बस इसके अंदर कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन बेसिक बातें वही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, एक बात मेरी ध्यान से समझ लीजिएगा। कई बच्चे ये सोचते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कौन कहता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। गलत। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए AS3 नहीं कहता, वो तो सेक्शन 2 क्लॉज 40 कहता है। AS3 तो क्या कहता है कि फॉर्मेट कैसे होगा। तो AS3 ने फॉर्मेट प्रोवाइड कर रखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें तमाम बिजनेस एक्टिविटीज को 3 एक्टिविटीज में डिवाइड कर देना चाहिए। पहली एक्टिविटी है ऑपरेटिंग, फिर है इन्वेस्टिंग, और फिर है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम ये पढ़ेंगे ये ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग क्या है। अब पहले तो एक बच्चा यहां पे ये भी पूछ सकता है कि सर 3 एक्टिविटी ही क्यों, और क्या 3 एक्टिविटी में हमारी सारी बिजनेस की एक्टिविटी आ जाएंगी। इसका बेटे जवाब है हाँ, ये 3 एक्टिविटीज ही एक बिजनेस में होती है, इसके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं होती है। बात समझ में नहीं आई? लो बेटे मैं आपको दिखा देता हूं कि ये 3 एक्टिविटीज कैसे होती है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत होती है। बिजनेस शुरू होता है, फंड्स अरेंज होते ही हम क्या करते हैं। मान लीजिए मुझे एक पाव भाजी का ठेला लगाना है। बेटे पैसे की जरूरत होगी। पैसे 2 जगह से आ सकते हैं, कैपिटल से और लोन से। इसे मैं कहता हूं पैसे का अरेंजमेंट करना, यानी कि मेरे बिजनेस को फाइनेंस में कैसे करूंगा, कैपिटल और लोन से। फिर उसके बाद मेरे पास जो ये पैसा है इसे लगाऊंगा कैसे। बेटे पैसे लगाने को ही अंग्रेजी में कहा जाता है कि मैं इस पैसे को इन्वेस्ट कहां करूं। अब इन्वेस्ट बेटे मैं क्या करूंगा कि मैं एक पाव भाजी का ठेला लगाने वाला हूं, तो उसमें से कुछ जो सामान वगैरह मुझे चाहिए, ठेला चाहिए, गैस चाहिए, यानी कि मैं एसेट्स खरीद लूंगा। और कुछ पैसे अगर मेरे पास बच गए, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, तो कुछ पैसों से मैं क्या करता हूँ कि रिलायंस कंपनी के शेयर्स भी खरीद लेता हूँ। आप समझ रहे हो, ठेला लगा रहा हूं और साथ साथ शेयर्स खरीद रहा हूं, कॉम्बिनेशन देखो। बेटे पैसा अरेंज हो गया, पैसा लगा दिया, अब इसके बाद क्या करूंगा। पाव भाजी बेटे पकाऊंगा और बेचूंगा, यही तो करूंगा, अपनी बिजनेस एक्टिविटी करूंगा, यही तो करूंगा, बिजनेस करूंगा। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ जरा, आप पैसा अरेंज करते हो, पैसा लगाते हो और बिजनेस करते हो, बिजनेस में इसके अलावा करते क्या हो, सोच लो, बता दो। कोई और काम करते हो क्या इसके अलावा? बेटे तो इसी के बेसिस पे हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये कहा गया कि जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है इन्हें अब से आप कहोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जितनी भी पैसा लगाने वाली एक्टिविटी है, एसेट्स और बाहर इन्वेस्ट करना, इसे कहेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पैसा अरेंज करने वाली एक्टिविटीज को कहेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो पूरे बिजनेस की सारी एक्टिविटीज इन 3 एक्टिविटीज में क्यूमुलेट हो जाती है। इसी वजह से ये 3 एक्टिविटीज में डिवाइड किया गया है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं क्या होती है ये एक्टिविटी। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अभी अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी बिजनेस की मेन एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा बेटे अब मुझे एक बात बताओ, मारुति कंपनी है, इसकी मेन एक्टिविटी क्या होगी? गाड़ी खरीदना और बेचना, मैन्युफैक्चर करके बेचना, बोलो।
दूध बेचना तो इसका कोई काम नहीं है, तो ये इसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बाटा कंपनी बेटे बताओ क्या करती है? बाटा क्या आटा बनाती है? नहीं। शूज। तो बेटे सेल एंड परचेज ऑफ शूज मतलब मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ शूज, ये इसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी हो गई। इसे छोड़ो, बहुत ही सिंपल एग्जांपल पे आ जाते हैं। लो बेटे, अब जो व्यक्ति आपकी स्क्रीन पे, इसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी बताओ। मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? मैं एक टीचर हूं, तो मेरे मेन बिजनेस एक्टिविटी है पढ़ाना, टीचिंग। तो ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। लेकिन मेरे बच्चों, मैंने कुछ पैसा शेयर्स में लगा रखा है, मैंने कुछ पैसा मकान खरीद लिया, वहां रेंट दे दिया, रेंट आ रहा है मेरे पास। ये मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये मेरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कि मैंने पैसा कहां इन्वेस्ट कर। अब ये इधर उधर से पैसा लगाया तो ये कहीं से अरेंज भी किया होगा, तो उसे हम कहते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। बस जी यही होता है। अब आप देखिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, क्योंकि मेन बिजनेस एक्टिविटी है। और बेटे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट ए कैश बुक। सर सेविंग का क्या? सेविंग इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, इजंट इट? वो होते हैं बेटे जी रिजर्व्स। अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इन तीन एक्टिविटीज से बाहर कुछ नहीं है। लेकिन बेटे अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि ऑपरेटिंग में क्या क्या आ रहा है। क्योंकि कैश बुक बना रहे हैं तो मैं उधार की एक्टिविटीज तो इसमें लूंगा नहीं। बेटे एक बात बताओ, मैं गुड्स या सर्विसेज को बेचना, जैसे मारुति बेचती है गाड़ी तो वो उसके गुड्स है, मैं बेचता हूं एजुकेशन, सॉरी टीचिंग, एजुकेशन नहीं बेचता जी, माफ कर दीजिए। मैं बेचता हूं बेटे अपने टीचिंग की सर्विस को। तो आप मुझे एक बात बताइए, टीचिंग की सर्विसेज मेरे लिए क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, बेचना। लेकिन मैं यहां पे सिर्फ कैश में बात करूंगा, जो कैश में गुड्स एंड सर्विसेज पैसा आएगा। इसी तरह से कैश परचेज करना गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब कैश परचेज, कैश सेल, ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। उधार परचेज और उधार सेल वो भी ऑपरेटिंग है, समझिए, वो भी बिजनेस की एक्टिविटी है। बट वी कैन नॉट शो इट इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि इसके अंदर अपन को सिर्फ कैश का फ्लो दिखा। तो बेटे अगर मैं डेटर से पैसा कलेक्ट कर लूं, डेटर कौन होते हैं? जिनको अपन ने उधार में सामान बेचा होता है, और उससे अगर मैं पैसा कलेक्ट कर रहा हूं तो यस, इट इज ए कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो यहां आएगा। सिमिलरली अगर मैं क्रेडिटर्स को पैसा दूं, क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने उधार में खरीदा होता है, और अगर मैं वापसी दे रहा हूं तो इट इज ए कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान से देख लीजिए, मैंने चार चीजें इसमें लिखवाई है, ठीक है। आगे आइए इन्वेस्टिंग पे। मेरे बच्चों इन्वेस्टिंग, मैंने अभी अभी आपको बताया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब बेसिकली क्या होता है? पैसा लगाना, ठीक है जी। हम पैसा क्या करते हैं जी? लगाते हैं, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। आपको अब मैं एक बात बता दूं, पैसा या तो बिजनेस में लगता है या बाहर लगता है। अगर बिजनेस में लगता है तो बेटे वो पैसा लगता है फिक्स्ड एसेट्स, और अगर बेटे आप बाहर पैसा लगा के आते हो तो इसे अकाउंट्स की भाषा में इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो मतलब ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में पता क्या आएगा? फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ, और इनकी इंसिडेंटल एक्टिविटीज। सर ये इंसिडेंटल क्या है? बेटे न्यूटन ने एक बात कही थी कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन।
कही थी ना, अगर मैं ये इन्वेस्टमेंट करूंगा तो इसके बदले में मेरे पास रिटर्न भी तो आएगा। वो होती है इंसिडेंटल एक्टिविटी, मतलब इन एक्टिविटी। इसका मतलब बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आप बस ये तीन चीजें समझ लीजिए, इनका इनफ्लो और आउटफ्लो आएगा। किनका? फिक्स्ड एसेट्स का इनफ्लो और आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो और आउटफ्लो, और इंसिडेंटल एक्टिविटीज का इनफ्लो और आउटफ्लो। ठीक है, अब सोचो फिक्स्ड एसेट्स में इनफ्लो कब हो सकता है बेटे? अगर मेरे पास मान लो बिल्डिंग रखी हुई है, फ्लो हो जाएगा क्या पैसे का? नहीं। मैं अगर बिल्डिंग को बेच दूं तो पैसा आएगा, और अगर मैं बिल्डिंग को खरीद लूं तो पैसा जाएगा। इनफ्लो और आउटफ्लो इस तरह से देखना होता है। यानी कि अगर सेल और परचेज होगा फिक्स्ड एसेट्स का, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, क्योंकि इससे इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। सेल और परचेज अगर इन्वेस्टमेंट का होगा तो वो भी हमारा पार्ट बनेगा जी। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, क्योंकि देखिए अगर मैं इन्वेस्टमेंट को बेचता हूं तो पैसा आएगा। ठीक है, और अगर मैं खरीदता हूं तो पैसा जाएगा। और इनकी वजह से इंसिडेंटल एक्टिविटीज। बेटे एक बात बताओ, अगर मैंने बिल्डिंग खरीदी तो उससे मेरे पास रेंट आएगा नहीं आएगा? आएगा। तो रेंट आना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मानी जाएगी, इंसिडेंटल। इंसिडेंटल क्या होता है जी? जो रिएक्टिव एक्टिविटीज होती है। इंटरेस्ट रिसीव होगा बेटे, अगर मैंने बैंक में इन्वेस्टमेंट की है फिक्स डिपॉजिट तो इंटरेस्ट आएगा, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किए तो डिविडेंड आएगा। यानी कि इसमें तीन तरह की एक्टिविटीज आ जाती है। एक तो होती है इंसिडेंटल एक्टिविटीज, ये तीनों है। एक आ जाती है इन्वेस्टमेंट की, सेल और परचेज, और एक आ जाती है फिक्स एसेट्स की सेल और परचेज। बस बेटे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इस पूरे चैप्टर में इसके अलावा कुछ नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मैंने पूरी तरह से आपको क्लियर कर दी। इनफैक्ट फाइनेंसिंग भी मैं पूरी तरह से ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, बेटे ये एक्टिविटी समझना आपके लिए जरूरी है। मैंने आपसे कहा था कि 1 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 1 मार्क का क्वेश्चन ये है, आपको ये पहचानने के लिए दिया जाएगा कि बताइए इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ये किस एक्टिविटी में आएगा, ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, या फाइनेंसिंग में। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इसी वजह से ये इतनी क्लियर तरीके से मैं लिख रहा हूं, और इसी वजह से इन पे इतना स्ट्रेस देके पढ़ा रहा हूं। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मैं आपको बता चुका हूं बेटे, मनी को अरेंज करने की जो एक्टिविटी होती है उसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं, मनी अरेंजमेंट एक्टिविटीज। मेरे प्यारे बच्चों, मनी अरेंज होता है या तो कैपिटल से, कंपनी के केस में कैपिटल आती है शेयर से, या फिर बेटे उधार से, और उधार होता है लोन से। और आप जानते हैं डिबेंचर भी एक किस्म का लोन ही है। या फिर इन दोनों की वजह से जो इंसिडेंटल एक्टिविटीज होंगी, तो इसका मतलब इसमें तीन एक्टिविटीज आ जाएंगी। कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ शेयर से, लोन से, या इंसिडेंटल एक्टिविटीज से। शेयर्स में इनफ्लो बताइए कब होगा? जब मैं शेयर्स को इशू करूं तो पैसा आएगा, डिवेंचर्स को इशू करूं तो भी पैसा आएगा। देखिए जरा, पहला यही है। अच्छा जी, अगर मैं वापसी करूं रिडम्पशन का, मतलब डिवेंचर्स को यानी कि रिडीम करूं, या शेयर्स को रिडीम करूं, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं, इक्विटी नहीं होते। तो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन या डिवेंचर्स का रिडम्पशन, पैसा जाएगा। आप समझ पा रहे हैं? मतलब पैसा आना जाना देखा जाएगा। अब अगर मैं किसी से उधार लेके आऊं या किसी को शेयर दे दूं, तो क्या उसके बदले में मुझे कुछ रिएक्शन में एक्टिविटी करनी पड़ेगी? हाँ। अगर आप किसी से पैसा उधार लेके आओगे तो क्या मुफ्त में ले आओगे? आपको मेरे बच्चे उसे पैसा देना पड़ेगा, उधार जो लिया है उसका आपको ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड। ठीक है,
ये आएंगे यहाँ पे। अब एक बच्चे का यहाँ पे सवाल है कि सर डोनेशन भी तो आ जाती है। डोनेशन मिलती है एनपीओ को, कभी भी कमर्शियल बिजनेस को नहीं मिलती है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं ये कंपनी जो कमर्शियली इन्वॉल्व है उनकी सिखा रहा हूं। एनपीओ के फाइनल अकाउंट में हमने कहीं पे भी नहीं पढ़ा था कि उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ओके, तो बेटे कितनी एक्टिविटीज आई फाइनेंसिंग में? शेयर से रिलेटेड हो, लोन और डिवेंचर से रिलेटेड हो, या फिर इनसे इंसिडेंटल हो। बेटे लोन से इंसिडेंटल है इंटरेस्ट पे करना, और शेयर से इंसिडेंटल है डिविडेंड पे करना। तो ये तो हो गई मेरी इंसिडेंटल एक्टिविटी, ये हो गई मेरी शेयर्स, और ये हो गई मेरे लोन से रिलेटेड एक्टिविटी। तीन एक्टिविटीज आती है फाइनेंसिंग में, तीन एक्टिविटीज आती है इन्वेस्टिंग में। पूरे चैप्टर में अगर इनके अलावा कोई चौथी एक्टिविटी आ जाए तो बता दीजिएगा, ठीक है? आएगी ही नहीं। तो मेरे बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्या कहता है कि आप सारी एक्टिविटीज को क्या करो, इन तीन एक्टिविटीज में डिवाइड कर लो, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इनमें क्या क्या आता है ये मैंने आपको बता दिया। फिर हमारा AS3 एक फॉर्मेट बताता है कि किस तरह से काम करना है। वो कहते हैं देखो तीन एक्टिविटीज से पहले तो कैश फ्लो निकालो, ये है जी फॉर्मेट, लेकिन ये एक समराइज्ड फॉर्मेट है, मतलब ये कंप्लीट फॉर्मेट नहीं है। कंप्लीट फॉर्मेट भी आएगा, वो देखिएगा 1.5 से 2 पेज में जाएगा, वो भी हम सीखेंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में। समराइज्ड फॉर्मेट क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट ऊपर लिखिए और इस तरीके से फॉर्मेट बनाइए। दो अमाउंट के कॉलम रखिएगा, एक तो ये अमाउंट का कॉलम है और एक ये अमाउंट का कॉलम है। ये दोनों ही अमाउंट के कॉलम हैं, ठीक है? लेकिन मैंने यहां कोई अमाउंट नहीं दिखाया, वो इस वजह से क्योंकि इनकी कैलकुलेशन यहां दिखानी होती है ऑपरेटिंग की। सबसे पहले ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालिएगा। बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है। सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज निकालना है। इट मींस जो हमारा सीक्वेंस रहेगा एक्टिविटीज को शो करने का, पहले हमेशा ऑपरेटिंग दिखानी है, उसके बाद इन्वेस्टिंग, और उसके बाद फाइनेंसिंग। अब कई बच्चे सोचते हैं सर मैं इसे ऊपर दिखा दूं तो, इसे नीचे दिखा दूं तो। दिखा दो, ठीक है, आपका गलत होगा, क्योंकि AS3 ने ये फॉर्मेट प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है? और AS3 की बात को बेटे मैं क्या, आप क्या, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं झुटला पाती है। समझ रहे हैं आप बात को? कोई बड़ी से बड़ी कंपनी नहीं झुटला पाती है। वो इसी तरीके से प्रेजेंट करती है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। आप कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लीजिएगा, वो इसी तरह से प्रेजेंटेड होगी। गूगल पे जाइएगा, वहां पे कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिएगा, इसी तरीके से दिखा रखी होगी। ओके जी, देखिए ये हो गई हमारी फॉर्मेट में एक्टिविटीज कैसे आएगी। बेटे इसे मैं ए, इसे बी और इसे सी नाम दूंगा। फिर मैं A प्लस बी प्लस सी करूंगा, मतलब इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल करूंगा। ये टोटल मैं यहां लिखूंगा। अगर इनमें से कोई नेगेटिव आएगा तो मैं हर नेगेटिव अमाउंट को अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट में ब्रैकेट के थ्रू शो करूंगा। ऐसा भी AS3 ही कहता है। और यहां लिखूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ। मतलब अगर इनको प्लस करके पॉजिटिव आया तो इंक्रीज हुआ, और अगर नेगेटिव आया है तो डिक्रीज हुआ। फिर बेटे जी इसमें मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो बिगिनिंग में होगा मैं उसे ऐड करूंगा, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो एंड में होगा वो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि
इंक्रीज और डिक्रीज में ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे तो वो क्लोजिंग के इक्वल आएगा। ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट रहेगी। सर क्या हमें दो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गिवन होंगे? हाँ। जानना चाहते हो क्यों? कारण क्या है? अब देखो जरा, कारण है ये, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने का बेटे दो मेथड है। जरा ध्यान से, मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो मेथड नहीं कह रहा हूं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने के दो मेथड्स हैं। एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। मतलब ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग को बनाने में ये दो मेथड्स का कोई रोल नहीं है। ठीक है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो मैं आपको अभी कह के भी चला हूं कि जो मैंने पढ़ा दिया है ना अभी तक, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। सारा खेल इस चैप्टर में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है। दो मेथड है बेटे, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाया जाता है इंटरनल अकाउंट से, मतलब जो हमारे लेजर होते हैं जैसे कैश, बैंक, डेटर, इनसे। इनडायरेक्ट मेथड में हम बनाते हैं पब्लिश्ड अकाउंट से। पब्लिश्ड अकाउंट का मतलब ये है जो हमें पब्लिक को दिखाने होते हैं। पब्लिक को हम क्या क्या दिखाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट। ठीक है, बस इन तीनों के यूज से ही बनता है। तो मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से और बैलेंस शीट। बेटे एक बैलेंस शीट से कभी भी नहीं बन सकता, दो बैलेंस शीट से बनेगा। इनडायरेक्ट मेथड में हमेशा दो बैलेंस शीट का इस्तेमाल होता है और सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। अब एक खुशी की बात सुनिए, डायरेक्ट मेथड मेरे बच्चों आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटे, डायरेक्ट मेथड इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। हमें सिर्फ और सिर्फ पता है कौन सा मेथड पढ़ना है? इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में मेरे बच्चे क्या होता है, हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये वाला फॉर्मेट बनाना है, ये वाला। और वो या तो बनाना होगा एसपीएल से या बनाना होगा 2 ईयर्स की बैलेंस शीट से। एसपीएल से तो 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन 2 साल की बैलेंस शीट से आएंगे। सर आप झूठ बोल रहे हो। लो बेटे, मैं कभी झूठ बोलता हूं क्या? मेरा नाम ही बेटे क्या है? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ये देखो, ये है जी बैलेंस शीट ऑफ फास्ट फूड लिमिटेड। मेरे बच्चे देखना, 2018 और 2017, ये क्या है? बैलेंस शीट है। और देख लो क्वेश्चन, ये देख लो, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर है ना, देख लो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, ये तो मैंने रैंडमली कोई भी पेज खोल लिया बेटे, आप कोई भी पेज ओपन कर लीजिए, आपको देखने को क्या मिलेगी? दो दो बैलेंस शीट। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दो दो बैलेंस शीट। क्यों ऐसा है कि हमें सिर्फ दो ही बैलेंस शीट गिवन है? बिकॉज डायरेक्ट मेथड इज नॉट इन आवर सिलेबस एंड इनडायरेक्ट मेथड का सोर्स बनाने का या तो एसपीएल होता है या फिर बैलेंस शीट। इक्के दुक्के क्वेश्चन है जिसमें एसपीएल भी गिवन है, 3 से 4 क्वेश्चन है। जैसे कि देखो, ये रहा एक क्वेश्चन, ये रहा कि ये है जी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, यहां से बनाओ। एक ये रहा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से बनाओ। समझ रहे हैं आप बात? तो बेटे इसी वजह से हमारे सारे क्वेश्चंस में हमें दो बैलेंस शीट गिवन है, बिकॉज वी नीड टू प्रिपेयर इट फ्रॉम 2 ईयर्स बैलेंस शीट। और क्योंकि हम 2 साल की बैलेंस शीट को कंपेयर कर रहे होते हैं, तो बताइए ये किस तरह का एनालिसिस है? इज दिस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और इज दिस वर्टिकल एनालिसिस? देखते हैं आप में से कौन बच्चा सही सटीक जवाब दे पाता है। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये तो वर्टिकल एनालिसिस है। आपका जवाब बिल्कुल सही है,
लेकिन 2 इयर्स के बैलेंसेस से हमें करंट ईयर के बैलेंसेस निकालने होते हैं। ठीक है जी, ये वर्टिकल एनालिसिस होता है। ओके, अब जरा देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट कैश बुक। ये बात मैंने डिक्लेयर भी करी थी पहले, और अब तो मैंने लिख भी दी। घबराओ मत, मैं इस बात को बेटे प्रूव भी करके दिखाऊंगा इस एग्जाम्पल के थ्रू। इस एग्जाम्पल में देखिए हमें क्या बताया हुआ है। हमें कहा गया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाइए फ्रॉम फॉलोइंग कैश बुक और कैश अकाउंट। आप इसे कैश बुक भी मान सकते हैं और कैश अकाउंट भी मान सकते हैं। इससे कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दिखाइए। बेटे ये कैश बुक है या कैश अकाउंट है, आप दोनों में से कुछ भी मान लीजिए। आप देखिए तो सही, इसमें क्या क्या चीजें गिवन है। स्टार्टिंग में बताया हुआ है बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कैश का बैलेंस है, और एंड में है बैलेंस कैरी डाउन, ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है जी, तो ये तो हो गए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हो गए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। पहले मैं आपको इस कैश बुक को रीड करके बताता हूं कि क्या हम वाकई में इससे कुछ एनालाइज कर पाते हैं। देखिए जरा बेटे, शुरुआत में 1 लाख रुपए थे, ठीक है। मेरे पास इस साल 45 लाख रुपए और आए, ये 45 लाख रुपए आए, 46 लैक्स हो गए। ठीक है जी, 46 लैक्स में से 16 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, तो एंड में मेरे पास 30 लाख बचे। शुरुआत में कितने थे? 1 लाख, और एंड में कितने हैं? 30 लाख। आप मुझे बताइए इस कंपनी की पोजीशन गुड है या बैड है? शुरू में 1 लाख रुपए थे और आखिर में 30 लाख रुपए इसके पास। इज दिस पोजीशन गुड और बैड? आप में से हर बच्चा पता क्या कह रहा है कि सर इस कंपनी की जो पोजीशन है वो गुड है। मेरा सवाल था गुड है या बैड है, और सभी बच्चों का जवाब यही आ रहा है कि सर ये तो गुड पोजीशन है। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं कि कैश बुक एक धोखा है, यहां से कभी भी कोई भी एनालिसिस ढंग से नहीं हो पाता है। अब हमें एनालाइज करने के लिए जो फॉर्मेट सीखा है उसी फॉर्मेट से बनानी पड़ेगी कैश फ्लो स्टेटमेंट, और तब देखते हैं कि क्या है इसकी पोजीशन। तैयार है आप सब? देखिए मैंने इसे सॉल्व नहीं किया जानबूझ के कि आप इसे सॉल्व करें और सीखें साथ साथ। ये लो बेटे, मैंने बना दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, और यहां मैं इसकी छत पे भी लिख देता हूं कैश फ्लो स्टेटमेंट। मुझे इसमें 3 एक्टिविटीज दिखानी होती है। ए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और सी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये मैंने कैश कैश लिख दिया हर जगह, वैसे कैश फ्लो लिखना। ठीक है जी, मैं भी थोड़ा सा जल्दी करने के चक्कर में लिखता चला गया। कैश फ्लो फ्रॉम आएगा जी, ठीक है। और बेटे लास्ट में आएगा
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। मेरे बच्चों, मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूं आपके दिमाग में एक बात इंसर्ट हो जाए। ये कोई नई चीज नहीं है जी, 11th क्लास में आपने इसे बहुत कूट रखा है। ये वही है कैश बुक, बस किसी और तरीके से आई है, कोई नई चीज नहीं है ये। देखो, सबसे पहले बताओ इसमें क्या है। 1 लाख रुपए का बैलेंस ब्रॉट डाउन है, तो ये बताइए ओपनिंग बैलेंस हो गया, तो इसे मैं यहां लिख देता हूं। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर। आप मुझे बेटे बताते रहिए टाइप करके कि ये कहां आएगा। कलेक्शन फ्रॉम डेटर, क्या बेटे ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है? अगर मैं डेटर से कलेक्शन करता हूं तो देखिए, आप टाइप तो कर ही सकते हैं। डेटर से मैंने कलेक्ट किए बेटे कितने? 4 लाख रुपए। लो जी, ये आ गया 4 लाख रुपए। ओके, अब इसके बाद बताइए कैश सेल, ये कहां आएगा? 6 लाख रुपए। बोलो बेटे बोलो, कहां आएगा सेल्स इन कैश? ये कहां आएगा जी? 6 लाख रुपए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ। बेटे ध्यान करो, इंटरेस्ट पे अगर होता है तो वो इस वजह से होता है कि लोन लिया, फाइनेंस करवाया। रिसीव किस वजह से होता है बताना जरा। अरे कहीं बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, तो ये इंटरेस्ट रिसीव करना, बताइए जरा किस एक्टिविटी का पार्ट हुआ? इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट, और इंटरेस्ट हमें मिला है 50,000 रुपए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा डिविडेंड, 15 लाख रुपए। अब बताओ बेटे डिविडेंड रिसीव करना, ये भी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है। डिविडेंड मुझे मिलता ही क्यों है? वेरी वेरी गुड। डिविडेंड पे किया जाता है फाइनेंसिंग की वजह से, ठीक है। रिसीव किस वजह से होता है? क्योंकि हमने कहीं पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता है, और ये है जी 1,50,000 रुपए। नेक्स्ट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। बेटे मैंने 10 लाख रुपए के फिक्स एसेट्स बेच दिए। लो जी, ये बच्चा कह रहा है सर डिविडेंड तो डिबेंचर का हुआ ना। ओ नलायकों, शेयर्स पे डिविडेंड होता है, डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट होता है। और हमें डिविडेंड मिलता कब है? जब हम शेयर इशू करते नहीं। डिविडेंड हमें तब मिलता है जब हमने किसी और कंपनी के शेयर खरीदे हो। थोड़ा सा हल्का सा लॉजिक लगाओ। सेल ऑफ फिक्स एसेट, बोलो बेटे बोलो। सेल कर दिया जी फिक्स एसेट, ये आएगा किस एक्टिविटी में? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिक्स एसेट्स, ठीक है, बिक गए 10 लाख रुपए के। बेटे इनफ्लो हो रहा है आउटफ्लो, ये भी बताते हुए चलना। इनफ्लो को हमें प्लस करना है और आउटफ्लो को माइनस करना है। अभी तक हर जगह इनफ्लो हुआ है। फिर यदि सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए, इन्वेस्टमेंट का बेचना भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आएगा, क्योंकि हमें पता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 3 चीजें आती है। एक इन्वेस्टमेंट की, एक फिक्स एसेट्स की, एक इन दोनों की इंसिडेंटल एक्टिविटी। 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला। बेटे सारा कुछ ही यहां पे आए जा रहा है, ये क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रिसीव हुआ। बेटे क्यों रिसीव होगा इंटरेस्ट? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं पे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो ये है 2 लाख रुपए। सर दो दो बार इंटरेस्ट आ गया। हाँ, ये वाला इंटरेस्ट डिपॉजिट पे रहा होगा, और ये इंटरेस्ट हमने कहीं इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स में की हुई है, वहां का है।
डिवेंचर इशू किए और उससे हमें मिल गए 4 लाख रुपए। डिवेंचर्स को इशू करना बेटे बताओ किस एक्टिविटी का पार्ट है? पैसे अरेंज करते थे अगर हम डिवेंचर को इशू करते हैं। 4 लाख रुपए इनफ्लो, इनफ्लो है तो प्लस है, आउटफ्लो होगा तो माइनस होगा। उसके बाद है शेयर्स इशू किए जी 16 लाख रुपए के, ये भी यहीं आएगा। शेयर्स इशूड 16 लाख रुपए। अब आ जाइए नेक्स्ट, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। बेटे क्रेडिटर को 7 लाख रुपए दिए, तो ये हो गया थी कैश पेमेंट टू क्रेडिटर। और क्रेडिटर को अगर हम पैसा देते हैं तो ये ऑपरेटिंग में आता है। बहुत सही थी। कई बच्चे तो मेरे लिखने से पहले ही धड़ाधड़ आंसर दिए जा रहे हैं, बहुत खूब बेटे। 7 लाख रुपए। बेटे बताओ ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? इनफ्लो है या आउटफ्लो है? आउटफ्लो है, माइनस होगा। वेरी वेरी गुड। लोन को रीपे कर दिया। लोन आते ही कहां है? लोन आते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे, तो यहां लिख दीजिए लोन रीपेड 1 लाख रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट, एसेट्स परचेज कर दिए 2 लाख रुपए के। परचेज ऑफ एसेट बेटे ये कहां आता है? ये आता है इन्वेस्टिंग में। परचेज ऑफ एसेट्स इन्वेस्टिंग में 2 लाख रुपए। इनफ्लो या आउटफ्लो? सोच के बोलो। आउटफ्लो। डिविडेंड पेड 40,000 रुपए, बोलो कहां आएगा डिविडेंड पेड? 40,000 रुपए फाइनेंसिंग में आएगा जी। ठीक है जी, माइनस हो जाएगा। कैश परचेजेस, कैश में हमने गुड्स खरीदे 1,60,000 रुपए के, तो बेटे कैश परचेजेस आता है ऑपरेटिंग में 1,60,000, और ये भी क्या है? आउटफ्लो है। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट परचेज 3 लाख। ओहो, यहां तो देखो पूरा ही भर गया सब कुछ। एडजस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की खरीदी, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेड 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट पेड बोलो बेटे कहां आएगा? 1 लाख रुपए यहां आ जाएगा। लो बेटे जी, मैंने कुछ नहीं किया, एक एक आइटम को बस यहां प्रेजेंट कर दिया। इसके बाद ये जो बैलेंस कैरी डाउन था ये भी हम दिखा चुके हैं। इन्वेस्टमेंट 3 लाख है शायद, कौन सी? ये वाली? हाँ जी, ये 3 लाख है। वेरी गुड वंशिका, थैंक यू, आपने हमारी गलती को बचा लिया, बाद में दिक्कत आती। अब बेटे देखो कैसे टोटल करना होता है। अब आप टोटल करिए, जो नेगेटिव है एक बार उन्हें जोड़ लीजिए। 8,60,000 बन रहे हैं, और ये पॉजिटिव बन रहा है जी 10 लाख। तो इसका मतलब 10 लाख में से 8,60,000 माइनस करिए, 1,40,000 रुपए पॉजिटिव है। ये लिखा जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब ये कि हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इतना कैश मिला। अब आगे देखते हैं जी। अब यहां बताइए, इसका टोटल करिए। ये नेगेटिव है जी 5 लाख, और ये हो गया 10 लाख पॉजिटिव। तो 5 पॉजिटिव, 7, 8 और 9 और 10, 10 लाख रुपए।
ये भी पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये लिखा जाएगा कैश फ्रॉम, मेरे पास स्पेस नहीं है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से दिखा रहा हूं, प्रेजेंट ऐसे ही करना है, आउटर कॉलम में ऐसे लेके जाना है, ठीक है, ये दो ये से क्लोज करके आउटर कॉलम में लेके जाना है। अब आ जाइए जी इस पे, फाइनेंसिंग पे, यहां पे तो बिल्कुल ही स्पेस की मारा मारी हो गई है। ये है 20 लाख पॉजिटिव, और नेगेटिव के बन रहे हैं 2,40,000, 2,40,000 नेगेटिव के हैं और 20 लाख हमारे पॉजिटिव के हैं, तो यानी कि 17,60,000। हाँ जी, ये 1,40,000 दोनों जगह लिखा जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं आप, 13 लाख आएगा सर, 23 एंड 10, ये 13 लाख आएगा। दस, 12, 13 और 2 15, अरे 10 लाख ही तो आ रहा है। कैश परचेजेस 1,60,000 है। सही तो है, ठीक चल रहा है जी। हाँ जी, आभा आप कुछ कहना चाहते तो बोलिए, कोई बात नहीं, बताइए। नथिंग। अब इसका टोटल करो जी, आपने भुलवा दिया मुझे सारा। ये था 20 लाख, 20 लाख में से आप माइनस करिए 2,40,000, तो 17,60,000 बनता है। और मजे की बात है ये भी पॉजिटिव, 17,60,000। अब ये है ना, मैंने स्टार्टिंग में गलती कर दी, थोड़ी कंजूसी कर दी पेज में, 17,60,000। अब बेटे ए प्लस बी प्लस सी करो, ये ए था, ये बी है, ये सी है, और मुझे बताओ जरा कितना बनता है। 11,40,000 और ये हो जाएगा 12 लाख और 29 लाख, 29 लैक्स बन रहा है जी, और इसका टोटल करेंगे तो ये बन रहा है 30 लाख रुपए। क्या ये हमारे क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आ रहा है? ये देखना जरा इसके, ये 30 लाख रुपए हमारा क्लोजिंग बैलेंस था, 30 लाख के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो बस बेटे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक बनाया है। अब मेरी बात सुनिएगा, हम पूरी 12th क्लास में बस कैश फ्लो स्टेटमेंट का ठीक बनाना ही सीखेंगे, लेकिन एनालिसिस कैसे किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक्सक्लूसिवली बस इसी क्वेश्चन में बताऊंगा, इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में नहीं। आपने मुझे बताया कि सर इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, बोला था ना आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट देख के। अब देखो इसकी पोजीशन को चिथड़े चिथड़े एनालाइज करते हैं। बेटे ये जिस किसी की भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो एक साल में 1,40,000 रुपए कमाता है, वो भाई 10 लाख रुपए के अपने एसेट्स बेच लेता है और 17,60,000 रुपए का उधार भी ले लेता है। मतलब आप समझिए वो क्या कर रहा है, मेरे पास एक साल में सैलरी आती है 1,40,000, मैं उसे तो रख लेता हूं जेब में, उसे खर्चा ही नहीं कर रहा, और 10 लाख रुपए के मैं अपने सारे एसेट्स बेच दे रहा हूं, और 17,60,000 रुपए का मैं उधार ले रहा हूं। बेटे मेरे भागने की तैयारी है, बात पल्ले पड़ी। मैं अपने दुकानों के सारा सामान बेचे जा रहा हूं और पब्लिक से पैसा उधार लिए जा रहा हूं, अपनी कमाई को जेब में डालने जा रहा हूं जी। क्या तैयारी है मेरी? मेरी तैयारी है भागने की। अगर इस कंपनी को आपने गुड समझ के इन्वेस्ट कर दिया, बर्बाद हो जाओगे। ये भागने की तैयारी में है, समझे?
इस तरीके से देखा आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरीके से आपको एनालिसिस करवा देती है। कैश बुक से ये एनालिसिस करके दिखा दो ना, हो ही नहीं सकता। इसी वजह से तो बेटे ये बनाना पड़ा। और इस कंपनी के शेयर्स कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि इस कंपनी का कैश मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली पुअर। उसके पास शुरुआत में 1 लाख होते हैं, आखिर में वो 30 लाख बना देता है, मतलब उसे पैसा इन्वेस्ट ही करना नहीं आ रहा है। 29 लाख रुपए कैश उसने अपने पास रखा हुआ। बेटे अपने पास ज्यादा कैश रखना कोई अच्छी पोजीशन नहीं होती है। ये पोजीशन तो या तो घपलेबाजों की होती है या फिर पुअर स्किल्स वाले जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी होती है, या फिर उनकी होती है जिन्होंने जमीन बेच के बिजनेस शुरू किया होता है। बस किसी भी कामयाब कंपनी में ऐसी कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगी। दैट्स इट। आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मैंने आपको बेसिक्स ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा बता दिया, लेकिन ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमने बनाई है, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब ये नीचे का पोर्शन बेटे पूरे चैप्टर में सेम है, बदलेगा ये, क्योंकि जानते हो ये हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अभी किससे बनाई है, कैश अकाउंट से। एंड कैश अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ इंटरनल अकाउंट, मतलब ये डायरेक्ट मेथड से बनी है। लेकिन हमें किससे बनानी सीखनी है, इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड से बनाने का एक अलग फॉर्मेट है, हालांकि फॉर्मेट यही है, बस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट करने का तरीका अलग है। वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप इसे प्लीज ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बार बार देखिएगा इस वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, आई गारंटी।